तो देखिए रिसेसिव एपिस्टेटिस के ऊपर बात करते हैं, और नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलेगा रिसेसिव के अंदर कि जैसे हमारे पास कैपिटल बी है, ये कैपिटल बी यदि कैपिटल में भी है और आपका स्मॉल अवस्था में, इस लिखने का मतलब है ये क्या हो सकता है, स्मॉल में भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है और कैपिटल में भी हो सकता है, दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि लाइन से ही लिखते हैं कि इस लाइन में कैपिटल बी भी होगा और कभी कभी क्या हो सकता है, स्मॉल बी हो सकता है, दोनों भी पाए जा सकते हैं, इसलिए इसको हमने इसको खाली छोड़ रखा है। तो यहाँ पर और इसके बाद में कैपिटल ई होगा, और जो कैपिटल ई स्मॉल बी होता है, ये हमें नॉर्मली क्या देखने को मिलता है कि ब्लैक कलर होता है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फिनोटाइप का हमने एग्जाम्पल लिया है, यदि कैपिटल बी स्मॉल बी या स्मॉल कैपिटल बी भी हो सकता है। जैसे हम बताते हैं कि यहाँ पर हमें ऐसा क्रम भी देखने को मिल सकता है, या फिर हमें इस क्रम के अंदर भी कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। कहने की बात है कि यहाँ पर दो को कैपिटल रहना जरूरी है, तो वो हमारे पास क्या दिखाएगा, ब्लैक कलर शो करेगा। यदि यहाँ पर स्मॉल बी है, वो हम क्या ले लेते हैं, दोनों ही स्मॉल के अंदर ले लिया, और यहाँ पर एक को हमने कैपिटल लिया है, दूसरे को हम स्मॉल या कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं, तो ये क्या दिखाता है, हमें ब्राउन कलर शो करेगा। ठीक है। अब यदि देखिए कि यदि हमारे पास ये कैपिटल बी है और इसके साथ यदि हम स्मॉल ई रख देते हैं दोनों के दोनों, तो ये हमारे पास क्या दिखाएगा, येलो कलर दिखाता है। और यदि अब हमने कैप स्मॉल बी भी लिखा है और स्मॉल ई को लिखा है, तो ये भी हमें क्या दिखाएगा, अब येलो कलर दिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास ये दोनों जो लास्ट के हैं, यदि ये हमारे पास क्या मिले, स्मॉल में मिलता है, तो हमें नेक्स्ट कलर अलग देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा था कि यदि आपका एक कैपिटल है तो ब्लैक कलर दिखा रहा था यहाँ पे, यदि आपका दोनों स्मॉल हो जाते हैं तो ब्राउन कलर दिखाता है, यदि ये आपका स्मॉल में है तो येलो कलर है, फिर भी आपका यहाँ पर देखिए ये भी स्मॉल के अंदर मिल रहा है तो भी ये कैसा है, येलो कलर है। तो कहने का मतलब है कि जो आपका स्मॉल अवस्था में प्रेजेंट होगा, यानी कि अप्रभावी अवस्था के अंदर जो प्रेजेंट होता है, वो कैसा दिखाता है, अपना अलग से प्रभाव दिखाता है। तो आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि जो स्मॉली है वो कैसा दिखाता है, येलो प्रभाव दिखाता है। लेकिन इसी तरह से आपका जो ये लास्ट वाला कैरेक्टर्स मिलता है, ये भी दिखाएगा, तो आपका रेशियो होगा वो कितना आएगा यहाँ पर, ये देखने को मिलेगा। तो अब आपको पता है, एक चीज लेकर चलते हैं, उसी के ऊपर हम दोबारा बात करते हैं कि हमारे पास कैपिटल बी है, यहाँ पर भी हम कैपिटल बी को लिख देते हैं, और यहाँ पर भी कैपिटल बी को लिख देते हैं। फिर यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी को लिख देते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी को लिखेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी को लिख दिया, और यहाँ पर हमने स्मॉल बी और स्मॉल बी को लिख दिया। ठीक है। अब दूसरा था हमारे पास यहाँ पर कि वो कैपिटल ई वाली अवस्था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं उसको अलग कलर से ही, कि यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, कैपिटल ई रहेगा, यहाँ पर क्या रहता है, कैपिटल ई रहता है, और यहाँ पर भी आपका कैपिटल ई रहेगा। फिर कैपिटल ई स्मॉल ई यहाँ रहेगा, कैपिटल ई स्मॉल ई रहेगा, और कैपिटल ई स्मॉल ई रहेगा। फिर यहाँ पे स्मॉल ई और स्मॉल ई। ये कल समझ में आया था, ये उम्मीद करता हूँ आज समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत देखते ही आपको पता लग रहा है। अब देखिए कि जो हमारे पास 4 प्रोजेनी बनी थी, उस 4 में से ये कितना था, एक बार था, और ये भी आपका कितना होता है, एक बार होता है, तो यानी इसका हमें कितना मिलता है, एक मिलता है। यहां तक समझ में आया हुआ था ना कल तक, कल ये चीज तो सारी समझ में आई हुई थी, कैसे क्या बन रहा है। अब देखिए फिर यहां पर आपका कैपिटल बी था, वो आपका क्या मिल रहा था, एक मिल रहा था, लेकिन ये कैपिटल ई स्मॉल ई क्या कितने प्रोजेनी मिल रही थी, 2 मिल रही थी, इसलिए यहां पे क्या कर दिया, इसको आपने 2 से शो कर दिया। ठीक है।
फिर कैपिटल ई है, कैपिटल बी आपको कितना मिल रहा था, 1 मिल रहा है, स्मॉल ई आपको 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे प्रोजेनी कितनी आ रही थी आपकी, 1 मिल रही। ऐसा कुछ समझ में आया हुआ है ना? नहीं आए तो अभी बता दीजिएगा, ताकि फिर आगे चलने के बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो आपको पता है ये आपको 2 प्रोजेनी मिलते हैं, लेकिन ये आपको 1 मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है। अब यदि इसके बाद में हम बात करें कि आपका यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी है और कैपिटल ई स्मॉल ई है, ये आपको कितने मिल रहे थे, 2-2 के क्रम में मिल रहा था। यहाँ पे प्रोजेनी कितनी आती है, 4 प्रोजेनी आपको मिल रही है। उसी तरह से कैपिटल बी है, वो आपको 2 मिल रहा है, लेकिन स्मॉल ई है वो आपको 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे कितनी है, 2 प्रोजेनी है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह से आपका यहाँ पर भी क्या होगा, ये कैपिटल ई होगा ना, तो यहाँ पे कितनी, 1 प्रोजेनी होगी, ये प्रोजेनी आपकी 2 होगी, और ये प्रोजेनी आपकी कितनी होती है, 1 प्राप्त होगी। तो हमने क्या देखना है, एक बार पिछली स्लाइड पे चलते हैं और देखिए कि हमें देखना है कि स्मॉल ई आएगा तब येलो कलर होगा, और स्मॉल ई आता है तब येलो कलर होता है। यहाँ पे देखिए कि इस अवस्था में भी आपका स्मॉल ई है, तो ये आपका स्मॉल ई होगा, तो ये कैसा कलर दिखाएगा आपको, येलो कलर शो करेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी स्मॉल ई है, आगे से हमें कोई मतलब नहीं है कि कैपिटल है या स्मॉल है, तो यहाँ पर भी कैसा दिखाएगा, येलो कलर दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दोनों ही स्मॉल के अंदर है, तो आपको ये कलर कौन सा दिखाता है, येलो कलर दिखाता है। यही प्रोजेनी आपकी बनी है ना वहां पर। देखिए एक बार इस स्लाइड को दोबारा देखिए कि आपका जब स्मॉल ई और स्मॉल ई, कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क यहाँ पे नहीं है, बस फर्क आपका इतना ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, कि क्या फर्क पड़ रहा है दोनों के ऊपर आपस में। तो यहाँ पे देखिए कैसा कलर शो कर रहे हैं आपका यहाँ पर, तो ये येलो कलर दिखा रहा है। तो इस प्रोजेनी में भी आपको यहाँ पर कितना मिलेगा कि 1 और 2 3 और 1 4, तो 16 में से 4 प्रोजेनी है वो कितनी मिल रही है, येलो कलर की आपको मिल रही है। लेकिन अब इसमें येलो को एक बार मिटा देता हूं यहाँ पे, कि आपको पता है कि 4 प्रोजेनी है वो आपकी कहां पर है, येलो कलर की है, वो आपने ये यहां पर देख लिया है। अब देखिए क्या लेना है आपको वापस से, कि आपका एक कैपिटल, दोनों कैपिटल अवस्था में होने चाहिए, दोनों ही कैपिटल अवस्था में। देखिए कहां कहां है, एक तो ये रहा आपका कैपिटल अवस्था में, एक तो ये रहा आपका कैपिटल अवस्था के अंदर, और दूसरा ये रहा आपका कैपिटल अवस्था के अंदर, तीसरा कैपिटल अवस्था में ये रहा, चौथा फिर कैपिटल अवस्था में ये रहा, और पांचवा देखिए इसमें कैपिटल बी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा उसके बाद में। तो ये देखिए दोनों 4 ही क्रम के अंदर मिल रहे हैं, तो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9 कौन सा कलर दिखा रहे हैं यहाँ पर, ब्लैक कलर दिखा रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 9 है वो आपके कैसे है, यहाँ पर ब्लैक कलर के मिले हैं। ठीक है। अब बचे कितने, ये 2 बचे, कि यहाँ पर जब स्मॉल बी आता है तो ये कैसा कलर दिखाता है, तो स्मॉल बी आता है तो वो आपका कैसा दिखाता है, ब्राउन कलर शो करता है। तो यहाँ पे 3 के अंदर कैसा आएगा, आपको ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। लेकिन 4 में क्या कलर देखने को मिलता है, येलो में देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर रिसेसिव एपिस्टेटिस आता है, क्या आता है, रिसेसिव एपिस्टेटिस आता है, तो 9:3:4 का रेशियो है वो हमारे पास मिलता है। यदि हमें यहाँ पर डोमिनेंट के ऊपर बात करनी है, डोमिनेंट एपिस्टेटिस के ऊपर बात करनी है, तो रेशियो कितना था, 12:3:1 है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो डोमिनेंट रिसेसिव वाला है, ये आपको समझ में आया कि किस तरह से आपका यहाँ पर बनेगा। कि रिसेसिव एपिस्टेटिस किस तरह से देखने को मिलता है, डोमिनेंट एपिस्टेटिस है वो आपको किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें समझ में आई।
चलिए ठीक है। अब आपको कुछ जनरल बातें थी वो मैंने बता दी थी, किस तरह से सेग्रीगेशन होता है, किस तरह से कौन सा हमारे डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड का सीक्वेंस है वो हमारे देखने को मिलता है, इन सभी के ऊपर है वो हमारी बातें हो चुकी थी। अब देखिए एक्चुअल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो डोमिनेंट रिसेसिव होता है वो आपका यहाँ पे किस तरह से देखने को मिलेगा, उनके ऊपर भी बातें हैं वो हमने कर ली कि डोमिनेंट एपिस्टेटिस और रिसेसिव एपिस्टेटिस होता है, वहाँ पर हमने बातें हैं वो कर ली है। अब देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट क्रम आता है जो होता है, और तो कौन सा रहा है आपका, सेक्स लिंक्ड हो गया, इंटरेक्शन हो गया, नहीं जेनेटिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जेनेटिक्स में मेरे हिसाब से मैंने कोई भी टॉपिक है वो आपका यहाँ पर नहीं छोड़ा है। हाँ बस एक टॉपिक है वो जेनेटिक्स के अंदर भी आता है और जो आपका सेल बायोलॉजी है वहाँ पर भी आपको इंक्लूड में मिलेगा, जिसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो होगा आपका क्रोमोजोम के ऊपर, कि क्रोमोजोम का देखिए क्रोमोजोम के अंदर आपको क्या मिलेगा कि जो म्यूटेशन, भी म्यूटेशन के बारे में जानते हो क्या होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन को पता होगा कि ऐसा छोटा सा क्रम जिसमें बार बार हमें क्या देखने को मिले, सीक्वेंस के अंदर चेंज देखने को मिले। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, क्रोमोजोम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सीक्वेंस के अंदर चेंज, यानी कि सबसे पहले जो चेंज होता है वो डुप्लीकेशन के द्वारा हो सकता है, डुप्लीकेशन के द्वारा हो सकता है, इसके साथ साथ डिलीटेशन के द्वारा भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है यहाँ पर इन्वर्जन के द्वारा भी हो सकता है, और ट्रांसलोकेशन के द्वारा भी हो सकता है। क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आपका यहाँ पे मिलता है वो किस तरह से होता है, 4 मेथड के थ्रू आपका चेंज होगा वो देखने को मिलता है। क्रोमोजोम के अंदर जो चेंज पाया जाता है वो 4 तरह से होता है, डुप्लीकेशन के द्वारा, डिलीटेशन के द्वारा, इन्वर्जन के द्वारा, और साथ साथ में ट्रांसलोकेशन के द्वारा है, वो भी आपका यहाँ पर चेंज होता है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी क्रोमोजोम लेते हैं जिसके डुप्लीकेशन के ऊपर बात करें। ये आपको पता होगा कि नॉर्मली हमारा जो क्रोमोजोम यहाँ पर पाए जाते हैं, इस क्रोमोजोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है, और जो ये बीच का हिस्सा होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। ये आपको पता है कि ये सेंट्रोमियर होता है, इसके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन जहां पर प्रेजेंट होते हैं उस चीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लोकस कहा जाता है। और जिस अल्टरनेटिव क्रम के अंदर जुड़े रहते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एलील है, वो यहाँ पर कहलाते हैं। इसके बारे में हमने अपने जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर था उसके ऊपर हमारी बातें हैं वो हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जीन होगा, लोकस होगा, एलील होगा, सेंट्रोमियर होगा, वो पाया जाता है, और ये यहाँ पर आपका जो क्रोमेटिड होता है वो भाग है वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये आपका क्रोमेटिड भाग होगा, सेंट्रोमियर होता है, लोकस, एलील, इन सभी के बारे में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात कर ली थी। लेकिन देखिए कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले डुप्लीकेशन के ऊपर है वो हम बात करते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब है कि द्विगुणता आना। क्या आना, द्विगुणता का आना। देखिए ये हमारा कोई भी क्रोमोजोम है, ये बीच का सेंट्रोमियर है और यहां तक ये क्रोमोजोम है। देखिए क्रोमोजोम के ऊपर ए जीन प्रेजेंट है, बी जीन है, सी है, डी है और ई है। यहां पर ई है, एफ है, यहां पर कौन सा जीन है हमारा, एफ जीन है, और जी है और एच है। इसी तरह से आपके इस क्रोमोजोम के ऊपर 8 जीन प्रेजेंट है। यदि यहां पर किसका, सी और डी का डुप्लीकेशन हो जाए, किसी जीन का डुप्लीकेशन हो जाता है, तो वो क्रम कैसे देखने को मिलता है आपको कि यहां पर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। अब देखिए दोबारा क्या आएंगे आपका, सी और डी, फिर ई आता है।
तो इस C और D का यहाँ पर क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हो चुका है। डुप्लीकेशन का मतलब है द्विगुणता, यानी दोबारा आना। तो ये क्या हुआ है, द्विगुणता है, और यहाँ पे F, G और H आ गया, तो इसकी द्विगुणता है। अब देखिए कैसा क्रम होगा। यहाँ पर नॉर्मली मान लीजिए यही हम सीक्वेंस लिखते हैं दोबारा, कि यदि हमारे पास A है, B है, C है, D है और E है, यहाँ पे F है, G है, H है, इनका डुप्लीकेशन हुआ। जब ये क्रोमोसोम दूसरे किसी के साथ बाइंड होते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, यदि यही क्रोमोसोम बाइंड होगा, यदि ये क्रोमोसोम हमारा बाइंड हो तो सेंट्रोमियर के सामने तो सेंट्रोमियर आना चाहिए, लेकिन सेंट्रोमियर कहाँ चला गया, दूर चला गया। तो अब क्या होगा प्रोसेस के अंदर, कि यहाँ पर A है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे C के सामने C, D के सामने D। अब क्या हुआ कि C और D दोबारा जो आए थे, ये डुप्लीकेशन हुआ है, तो ये C और D कहाँ जाएंगे, तो अब क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा हो जाएगा, और E के सामने E आ जाएगा, नीचे की तरफ कौन रह जाता है, C और D रह जाता है, सेंट्रोमियर के सामने सेंट्रोमियर, और F, G और H। जो भी यहाँ पर डुप्लीकेशन हुआ है वो क्या कर लेता है, नीचे की तरफ इस तरह से घूर्णन कर लेता है, यानी उसके सामने बॉन्ड होता है वो नहीं पाया जाता, और ये आपका प्रोसेस क्या होला, डुप्लीकेशन कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया डुप्लीकेशन कैसे होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं डिलीटेशन के ऊपर, कि यहां पर हमारी प्रोसेस क्या होती है, डिलीटेशन के ऊपर है, वो हम बात करेंगे। यानी कई सीक्वेंस का क्या होना, डिलीट हो जाना, वहां से हट जाना। जैसे हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, जैसे A है, B है, C है, D है और E है और F है, फिर उसके बाद में G है, H है, I है और ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई भी चीज का जैसे D और E का डिलीटेशन हो गया तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे सेंट्रोमियर आया और A, B, C, अब D और E नहीं रहेंगे, F आएगा, इधर G आता है, इधर H आता है, इधर I आता है। यानी जो बीच की सीक्वेंस थी वो आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब देखिए कि जब ये सीक्वेंस डिलीट हो जाती है तो इसके सामने जब भी कोई दूसरा आता है, दूसरा कोई भी आएगा, जैसे A आता है, B के सामने B, C के सामने C, अब D और E कहाँ जाए, D और E कहाँ जाए, F यहाँ पे आएगा, तो D और E को क्या किया जाता है, यहाँ से ऊपर वाले के अंदर डुप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उसको इस तरह से बना दिया जाएगा, यहाँ से उसको क्या कर दिया जाएगा, इस तरह से नीचे की तरफ हो जाएगा। ये आपकी कैसी हो जाती है, D और E आ जाता है, F के सामने F है, सेंट्रोमियर आपका यहाँ आ जाता है, और ये भाग आपका कैसा हो जाता है, इस तरह से चला जाता है, और यहाँ पे H और I के सामने आए तो डुप्लीकेशन हो जाता है। तो भी आपका क्या होगा, नए जो पुराने वाला स्टैंड है उसमें क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्जन होगा। यदि इन्वर्ज जो आपका डुप्लीकेशन होगा, यहाँ पे देखिए, तो डुप्लीकेशन के अंदर भी आपको नीचे लूप बनेगा, और यदि डिलीटेशन होता है तो भी आपको क्या होता है, दो जीन जब मिलते हैं तो उनके अंदर लूप का निर्माण है वो भी आपको देखने को मिलता है। ये भी समझ में आ गया कि डिलीटेशन है वो कैसे हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में आपका आता है इन्वर्जन की थर्ड प्रोसेस आती है, वो कैसा होता है आपका, इन्वर्जन के नाम से जाना है। इन्वर्जन का मतलब है कोई भी 180 डिग्री के ऊपर घूर्णन करना, 180 डिग्री के ऊपर घूर्णन करना, और ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है जिसे हम पारा इन्वर्जन कहते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम पेरी इन्वर्जन कहते हैं। अब पारा इन्वर्जन क्या होगा कि इसमें सेंट्रोमियर उपयोग में नहीं आता है, सेंट्रोमियर होगा वो एब्सेंट होगा, लेकिन जो पेरी होता है उसमें कैसा होता है, सेंट्रोमियर होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एक बार देखिए सेंट्रोमियर कैसे प्रेजेंट होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पारा के ऊपर बात करते हैं। तो नॉर्मली एक बार देखिए कि 180 डिग्री पे कैसे घूर्णन हमें देखने को मिलेगा, कि ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है,
ये आपका सेंट्रोमियर है। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यहाँ पे 5, 6 और 7। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है और ये आपका कोई जीन है, क्रोमोजोम है, वो पाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आपका इन्वर्जन हुआ। तो इन्वर्जन आपको कैसे देखने को मिलेगा कि 1 के स्थान पर तो 1 है, 2 के स्थान पर 2 है, लेकिन 3 के स्थान पर भी 3 है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो यहां पे 5 आ गया, यहां पे 4 हो गया, यहां पे 6 हो गया और यहां 7 हो गया। तो अब देखिए ये क्या हुआ है, बीच का जो सेंट्रोमियर है वो काम में आया है, सेंट्रोमियर घुमा है तभी तो इतनी सीक्वेंस है वो आपकी घूमी है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका पेरी प्रकार का हो जाएगा। यानी एक बार इसको पेरी को छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए, ये समझ में आ गया कि वो 180 डिग्री के ऊपर किस तरह से घूर्णन करेगा। जैसे नॉर्मली देखिए कि आपका यहां पर जो 3 था वो भी नहीं रहा, अब कितना आ जाएगा, पहले 6 आता है, फिर 5 आता है, फिर यहां पर कितना आएगा, आपका 4 आएगा और यहां पे कैसा हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ये देखिए 180 डिग्री के ऊपर घूर्णन किया इसने। आपको दिख रहा है 180 डिग्री के ऊपर कैसे, कि यहां का हिस्सा यहां पर चला गया, तो ये 3 यहां पर रहेगा और 6 सबसे पहले आएगा। तो 6, 5, 4, 3 इनका इन्वर्जन हुआ 180 डिग्री के ऊपर, और 6 और 7, सॉरी 6 यहां नहीं रहेगा, और 7 क्रम है वो आपका यहां पर रहेगा। ये समझ में आया कि कैसे 180 डिग्री पे उसने रोटेशन किया है। यहां तक समझ में आ गया कि 180 डिग्री के ऊपर उसने किस तरह से रोटेशन किया, यानी इन्वर्जन था वो 180 डिग्री पर कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आता है, एक आता है पारा। पारा का मतलब है कि सेंट्रोमियर काम में नहीं होगा। तो यहां पे देखिए कि यहां पे कैसे होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7 और 8। अब देखिए सेंट्रोमियर काम में नहीं होगा तो आपका जो इन्वर्जन होगा वो यहाँ पे किस तरह से देखने को मिलेगा कि 1 के स्थान पर तो 1 है, लेकिन बाकी का यहाँ पे क्या हो चुका है, इन्वर्जन हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आता है, 4 आएगा, 3 आता है, 2 आएगा, फिर यहाँ पे 6, फिर 8 और फिर ये ऐसी सीक्वेंस मिली। क्योंकि ये हिस्सा यहाँ पर आया 180 डिग्री पे घूमने का मतलब है कि आपस में क्या हुआ, पहले ऐसे था तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ चल गया, तो लास्ट वाला हिस्सा है वो सबसे पहले आ जाता है, पहला है वो कहाँ चला जाता है, लास्ट में चला जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पारासेंट्रिक इन्वर्जन के नाम से है वो यहाँ पे जाता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सेंट्रोमियर का उपयोग है वो यहाँ पर नहीं किया जाता है। ये समझ में आ गया कैसे होता है। तो अब देखिए, अब हमें बात करनी है पेरी के ऊपर, पारा के ऊपर बातें कर ली, अब हमें कहां पे समझ में नहीं आया, एक बार माइक हटा रहा हूं मैं, अरे माइक हटा हुआ ये क्या आज तो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कहां पे समझ में नहीं आया। सर इसमें सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है। पारा के अंदर सेंट्रोमियर नहीं होता ना, पेरी के अंदर सेंट्रोमियर होता है। अच्छा, एब्सेंट का मतलब ये नहीं कि ये सेंट्रोमियर तो है यहाँ पे, अच्छा, लेकिन काम में नहीं आ रहा है ना। ओह, सेंट्रोमियर तो ये रहा, सेंट्रोमियर बीच बीच में मैं बना रहा हूं, लेकिन सेंट्रोमियर के एक तरफ वाला ही क्या होता है, चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा क्रम में लिखता हूँ, ये जैसे हमारा ये सेंट्रोमियर है, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये तो नॉर्मली प्रेजेंट है। लेकिन जो सेंट्रोमियर की दूसरी तरफ है, जो ये आपका 7, 8 नंबर है, इसमें चेंज हो गया, जैसे 8, 7 और 6, तो ये हो गया आपका सेंट्रोमियर को काम में इसने नहीं लिया है। ठीक है सर, आया समझ में। यस। तो यहां पर हमने देख लिया अपना पारा के ऊपर कि पारासेंट्रिक है वो किस तरह से प्रोसेस है वो यहां पर होती है। इसको थोड़ा सा कंफर्म और कर लेता हूं कि पारा के अंदर होता है या पेरी के अंदर होता है। आपको क्या, आपने पढ़ा है क्या ये डिलीटेशन इन्वर्जन वाला? नहीं सर, पता तो नहीं है पर कंफ्यूजन है मेरे को। क्या चीज है? नहीं, कि सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, मतलब काम में नहीं आता उसमें,
सेंट्रोमियर होता है। हाँ सही है। पैरासेंट्रिक के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर को हम यहाँ पे काम में नहीं लेते हैं। तो काम में नहीं लेंगे, या तो सेंट्रोमियर के इस तरफ वाला होगा या इस तरफ वाला, वो 180 डिग्री के ऊपर चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पैरासेंट्रिक। लेकिन जब पेरीसेंट्रिक के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर, तो पेरीसेंट्रिक के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि सेंट्रोमियर है वो काम में आता है। पेरीसेंट्रिक के अंदर क्या होगा, सेंट्रोमियर काम में आएगा। सेंट्रोमियर काम में आएगा मतलब कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा वो कैसा होता है, 1 2 3 4 5 और इसी तरह से 6 7 8 और 9, ये क्रम देखिए। यदि यहाँ पर हमारे सेंट्रोमियर काम में आएगा तो अब हमारे पास ये सीक्वेंस, जैसे नॉर्मली हम लेते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास चेंज हो रही है, ये सीक्वेंस है वो हमारे पास चेंज हो रही है। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रोमियर है और यहाँ पर जो सीक्वेंस पहले की थी 1 और 2, इस तरफ हमारे पास 9 है वो पहले का था, लेकिन चेंज होकर वो कैसे लिखा जाएगा कि 2 के बाद में यहाँ का यूज होगा कि ये 8 आएगा, फिर 7 आता है और 6 आता है, 6 के बाद में सेंट्रोमियर, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। तो ये देखिए इसका क्या हुआ है, 180 डिग्री के ऊपर है वो क्या हो चुका है, इन्वर्जन है वो यहाँ पर हो चुका है। तो इसके अंदर क्या होगा, पेरी के अंदर हमारे पास है वो सेंट्रोमियर का उपयोग किया जाएगा और वो यहाँ पर क्या करता है, सेंट्रोमियर का उपयोग करके 180 डिग्री के ऊपर है वो अपने क्रोमोसोम के नंबर के अंदर या अपनी संरचना होती है उसके अंदर क्या लाता है, चेंज लाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए कि जो पेरीसेंट्रिक होगा, जो यहां पर पेरीसेंट्रिक आपका पाया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या कन्फर्मेशन देखने को मिलता है कि यदि किसी क्रोमोसोम में पेरीसेंट्रिक मिलता है तो 25% प्रोजेनी होती है वो क्या मिलेगी आपकी, नॉर्मल मिलती है, यानी एकदम सही तरीके से वो ग्रोथ करती है। लेकिन जो 25% प्रोजेनी है वो आपको क्या देखने को मिल सकती है, नॉर्मल भी देखने को मिलेगी और उसमें क्या होगा आपका इन्वर्जन भी पाया जाता है। लेकिन जो 50% प्रोजेनी यहां पर देखने को मिलती है वो आपकी कैसी होगी, नॉन लिविंग पाई जाती है। यानी कि नॉर्मल बात करते हैं कि यहां से हमारे पास जो प्रोजेनी मिलती है वो 4 मिली, 4 में से एक प्रोजेनी के अंदर तो किसी भी प्रकार का इन्वर्जन जो होता है वो नहीं मिला, लेकिन जो दूसरी प्रोजेनी है उसमें इन्वर्जन भी मिलता है नॉर्मल प्रकार का, हमें इन्वर्जन होगा और नॉर्मल प्रकार का होगा तो वो सरवाइव करेगी। लेकिन जो 2 प्रोजेनी हमें मिलेगी वो क्या होगी, इन्वर्जन से ग्रसित होगी और वो ज्यादा समय तक यहाँ पर क्या होती है, जीवित नहीं रह पाती है। तो यह क्रम हमारे पास क्या मिलता है, पेरीसेंट्रिक के अंदर पाई जाने वाली प्रोजेनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सी प्रोजेनी के अंदर इन्वर्जन होगा और कौन हमारी प्रोजेनी है वो हमें क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मल प्रोजेनी है वो हमें देखने को मिलती है। ये आ गया समझ में। अब देखिए, अब बात करते हैं इन्वर्जन के बाद में हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो 4th नंबर है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपना ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसलोकेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है नॉर्मली, कि जैसे हमारे पास एक पहला ये रहा, पहला हमारे पास क्रोमोसोम है, उसी तरह से ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब पहले क्रोमोसोम की जो अल्टरनेटिव फॉर्म थी वो हमने यहाँ पर फॉर्मेशन कर लिया। इस तरह से हमारे पास क्या हुए देखने को मिले कि 4 क्रोमोसोम है वो हमारे पास मिलते हैं। ये एक क्रोमोसोम के दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म हुए, ये दूसरे क्रोमोसोम के हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म है वो हमें मिले। तो वह अल्टरनेटिव क्रम यानी ट्रांसलोकेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा नॉर्मली, कि यहाँ पर पाया जाने वाला, जैसे आपका ये भाग है ऊपर वाला स्टैंड है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से क्रोमोसोम भाग होगा वो यहाँ पर पाया जाएगा। जो ये क्रोमोसोम होता है वो आपका यहाँ पर पाया जाता है, जिसे यहाँ पर इसका सेंट्रोमियर है। इनका अरेंजमेंट देखिए किस तरह से हुआ है। और ये दूसरा भाग है वो आपका यहाँ पर होगा,
इस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा, और इसका भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा, वो आपका देखने को मिलता है। यानी कुछ इस तरह से आपका अरेंजमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसमें कुछ इस प्रकार से क्रोमोजोम है वो अपने व्यवस्थित रहते हैं। और इस क्रोमोजोम में नॉर्मली देखिए कि आपका ये 1 नंबर क्रोमोजोम है, ये 2 नंबर क्रोमोजोम है। तो 1 नंबर क्रोमोजोम का एक हिस्सा यहाँ पर रहता है, दूसरे नंबर का क्रोमोजोम का दूसरा हिस्सा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी तरह से इसी क्रोमोजोम का जो अल्टरनेटिव क्रम होता है वो आपका यहाँ पर रहता है 1 नंबर का, और इसी तरह से इस क्रोमोजोम का जो अल्टरनेटिव क्रम है वो आपका यहाँ पर रहता है। ये कैसे अरेंज हुए तो वो देखिए कि सबसे पहला स्टैंड इस तरह से था, उसने क्या कर लिया, अपना रोटेशन करके ऐसी संरचना बना ली। उसके जस्ट वाला पास वाला, यानी नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहले एक क्रोमोजोम को उठाइए, ऐसी संरचना है, ये भी आपका यहाँ पर है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस रोटेशन को इस तरफ मूव कर दिया, इस रोटेशन को इस तरफ मूव कर दिया, तो आपका क्या संरचना देखने को मिली, ऐसी संरचना देखने को मिली। फिर यहाँ पर भी जो ये पाया जाएगा उसने भी आपका कुछ इस तरह से देखने को मिला है। तो यहाँ से ट्रांसलोकेशन के अंदर आपको 3 फॉर्म जो होती है वो देखने को मिलती है। सबसे पहली फॉर्म होती है जिसे आप अल्टरनेटिव फॉर्म कहते हैं, जो आपके सामने है कि इस तरह से आपका अल्टरनेटिव फॉर्म का निर्माण है वो होता है। दूसरी फॉर्म है वो आपका यहाँ पर कैसा होगा कि जो एडजस्ट फर्स्ट होता है, यानी इसका सेग्रीगेशन होगा, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, एनाफेज सेकंड के अंदर देखने को मिलता है। और इसका क्रम आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ इस तरह से वो अरेंजमेंट होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जो थर्ड होता है उसका एनाफेज फर्स्ट के अंदर है, वो क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, और वो क्रम आपको कैसे देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का क्रम होगा, वो आपका यहाँ पर पाया जाता है। यानी वो क्रम आपका किस तरह से होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली जो है वो पहला स्टैंड आपका यहाँ पे रहता है, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म वो यहाँ पर रखता है। यानी पहले स्टैंड का जो, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, नहीं समझ में आया आपको कंफर्म है कि नॉर्मली देखिए हमारे पास ये 4 भाग हैं, 4 भाग हैं। इन चारों भागों के अंदर हमें 3 प्रकार के ट्रांसलोकेशन देखने को मिलते हैं। जो सबसे ज्यादा मेन होता है वो होता है आपका अल्टरनेटिव। जो अल्टरनेटिव क्रम के अंदर होगा वो क्या होते हैं कि दोनों क्रोमोजोम है वो आपके कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, और ये सेंट्रोमियर से क्या हो जाते हैं, रोटेशन कर लेते हैं। तो आपकी जो संरचना यहाँ पर बनेगी वो किस तरह से बनती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। और जो एक होगा इसका अल्टरनेटिव क्रम आपका यहाँ पर होगा, और जो दूसरा होगा उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है वो आपका यहाँ पर रहेगा। यानी दोनों आपस में आमने सामने होते हैं। यदि दूसरे के अंदर आपका यदि सेग्रीगेशन है वो यदि एनाफेज फर्स्ट के अंदर देखने को मिले तो वो कैसे होंगे कि आपका जो क्रोमोजोम फर्स्ट होगा उसका जो सामने वाला इस तरफ रहेगा, और इसी तरह से क्रोमोजोम सेकंड का है वो अल्टरनेटिव क्रम आपका सेकंड का यहाँ पर रहता है। ठीक है। यदि हम थर्ड की बात करते हैं जिसके अंदर एनाफेज सेकंड के अंदर इसका सेग्रीगेशन होता है, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ इस तरह से उसका अरेंजमेंट है वो होता है। यानी आपस में दूर साइड के ऊपर जाकर उसका अरेंजमेंट होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर जो ट्रांसलोकेशन को मान्य दिया गया जिससे हमें नॉर्मल प्रोजेनी प्राप्त हो सकती है तो वो हमारा कैसा होता है, अल्टरनेटिव क्रम के अंदर है वो आपका रहता है। ये समझ में आया? यहां तक आया कि किस तरह से अल्टरनेटिव क्रम के अंदर आपका ट्रांसलोकेशन होगा। ठीक है। तो ये होता है आपका, यहां पर हमने क्या कर लिया, अपने जेनेटिक्स को है वो पूरा कर लिया है। डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, इन सभी के ऊपर बातें हैं वो हमारी कर ली है। तो यहाँ पर आपकी जो पेपर नंबर फर्स्ट है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो हमने यूनिट नंबर सेकंड उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कोई भी जेनेटिक्स में यदि कोई प्रॉब्लम होती है
तो ग्रुप में भी पूछ देना, और मैसेज करके पूछना चाहो तो वैसे पूछ लेना। यदि आपको अभी आपने कहीं नोट किया है तो अभी पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हो। कि यहाँ तक हमने अपने जेनेटिक्स को है वो कंप्लीट कर लिया होगा, और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आपने साथ में है वो नोट्स भी बनाए हुए रहेंगे।